प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उन्हें कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में नहीं अपितु सामाजिक दर्शन में भी अग्रणी था। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के जीवन परिचय और उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में उल्लिखित शासन कला और कूटनीति के सिद्धांतों के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांत पूर्णतया स्पष्ट नहीं थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्र कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता है। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। सामान्य जगत में कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेलगोला प्रदेश है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में वहीं अध्यापन का कार्य भी किया। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था। वहाँ नंद वंश का शासन था। नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद के प्रधानमंत्री सक्टार इनसे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य सक्टार को सौंपा। सक्टार ने चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया, सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मनंद ने उन्हें अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर लूँगा इस शिखा को नहीं बांधूंगा। कौटिल्य एक आदर्श अध्यापक के नाते स्वयं को व्यवहारिक राजनीति से अलग रखना चाहते थे, किंतु अनिच्छा होते हुए भी परिस्थितियों के दबाव में वे भारत की संपूर्ण राजनीति का केंद्र बन गए। उस समय यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के बहुत बड़े भाग को पदाक्रांत कर डाला था। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभक्त था, जिनमें संगठन का नितांत अभाव था और जो परस्पर संघर्ष और आपसी विवाद में लिप्त थे। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत के अनेक राजाओं ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की मदद की थी। इस घटना से कौटिल्य को बहुत आघात लगा था और उन्होंने इस स्थिति से मुक्ति के लिए हिमालय तथा समुद्र के बीच की इस संपूर्ण आर्यभूमि को एक शासन सूत्र में बांधना आवश्यक समझा। कौटिल्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। कौटिल्य ने तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना के समय के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जहाँ एक ओर कीथ, जौली, विंटरनित्ज आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की 3वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, वहीं दूसरी ओर फ्लीट, स्मिथ, गणपति शास्त्री आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन अर्थात 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। वास्तव में ये द्वितीय मत ही प्रमाणिक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला के क्षेत्र में एक महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। प्रथम विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है। दूसरे अन्यक्ष प्रचार में राजा के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे धर्मस्थीय में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथे कंटक शोधन में समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड का वर्णन है। पांचवें योग व्रत में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख और अराजभक्तों को दंड देने के नियम है। छठे मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने का वर्णन है। सातवें साणगुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। आठवें व्यसनाधिकारक में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। नवें अभियार्थ कर्म में विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें सांग्रामिक में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम हैं और 11वें संघ व्रत में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं। 12वें अवलियस में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं।
13वें दुर्ग लंबोपाय में शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 14वें औपनिषदक में शत्रु पर विष, जादू, टोना आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। और अंतिम 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखते हैं। हॉब्स के समान ही उनका विश्वास था कि आदिम काल में जब राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से त्रस्त था। सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था विद्वान थी और मत्स्य न्याय का बोलबाला था। निर्बलों पर मनमाने अत्याचार होते थे। इस कष्टकारी जीवन से मुक्ति के लिए मनुष्यों ने मनु को अपना राजा बनाया। मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की और उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया। कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में हॉब्स के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ती है, परंतु वह हॉब्स के सिद्धांत से अलग है तथा लॉक और रूसो की विचारधारा से भी भिन्न है। कौटिल्य अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर राज्य को उतना निरंकुश नहीं मानते थे जितना कि हॉब्स का लेवियाथन है। यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसे पदच्युत करके किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य ने राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना। राज्य की ये 7 प्रकृतियां स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र थे। कौटिल्य ने इन सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन किया। सप्तांग सिद्धांत की पहली प्रकृति थी स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्ता को देखते हुए उन्होंने उसे स्वामी का नाम दिया। कौटिल्य के अनुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता आदि आदि। दूसरा है अमात्य। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से था। राजा का कर्तव्य था कि वह निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है। तीसरा है जनपद। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं, कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया। उनका मानना था कि जनता में शासन की आज्ञाओं का पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भूमि के विषय में कौटिल्य का विचार है कि वे प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। उसमें नदी, तालाब, वन, खान, जलीय और स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। चौथी प्रकृति है दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुर्ग ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और खाने पीने तथा बारूद का उचित प्रबंध हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औदिक अर्थात चारों ओर पानी से घिरे हुए हों, पार्वत अर्थात पर्वतों के बीच में हो, धानवन जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो, और वन दुर्ग अर्थात वनों के बीच में दुर्ग हो। सप्तांग सिद्धांत की 5वीं प्रकृति है कोष। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास कोष पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कोष संग्रह करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर निगरानी और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। छठी प्रकृति है दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य का मानना था कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र रहते ही हैं, किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते थे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया। उन्हें यह डर था यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। 7वीं प्रकृति है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। कौटिल्य के अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। मित्र ऐसा हो जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए खड़ा रहे। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत द्वारा राजशास्त्र और राज्य संस्था को अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया। जब राज्य में राजा का इतना महत्व हो तो स्वाभाविक है कि राजा एक आदर्श व्यक्ति ही होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा के गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वो ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि और शक्ति हो, वह वृद्ध जनों की बात को सुनने वाला हो,
धार्मिक हो, सत्य भाषण करने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें न करे, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, उसमें उत्साह अधिक हो, उसकी परिषद छोटी न हो, राजा अपने न्यायोचित कर्तव्यों का पालन कर सके, इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या भी निर्धारित की। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा के मुख्य कर्तव्यों में वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है। तीसरा कार्य आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना। राजा का चौथा कार्य अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी की पदोन्नति करना था। राजा के पांचवें कार्य में कौटिल्य ने लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य को बताया, जैसे दान देना, अनाथ, वृद्ध और असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करना, असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, उनके बच्चों का भरण पोषण करना आदि आदि। राजा के अन्य कार्यों में युद्ध करना भी एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अनुसार राजा के द्वारा सभी कार्य लोकहित की भावना से किए जाने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का श्रेष्ठ प्रकार मानते हैं और राज्य के सप्त अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा होने के बाद भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुबंध का है। राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है। राजा को मनमाने ढंग से राज्य की संपत्ति से भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राजा की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति और रीति रिवाजों का है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल में जुड़े हुए रीति रिवाजों से सीमित हैं और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही करना है। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है। राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना गंभीर परिणामों को जन्म दे सकती है। कौटिल्य का मानना था कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए। इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण राव के अनुसार कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार राज्य एक रथ है। जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता है। कौटिल्य का मानना था कि मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजा का कार्य नहीं चल सकता है। मंत्रणा के संबंध में कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना बहुत आवश्यक बताया। मंत्रणा को गुप्त न रख पाना राजा और मंत्रिपरिषद के सदस्यों दोनों के कल्याण के लिए घातक होता है। मंत्रणा के बाद जब कोई निर्णय हो जाए तो इसे कार्य रूप में परिणत करने में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलंब से राजकाज में शिथिलता उत्पन्न होती है। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यताओं पर दिया। उनका मानना था कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। उनके अनुसार सामान्यतः 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में मंत्रिपरिषद सहित राज्य के दूसरे 6 अंगों की तुलना में राजा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। राजा और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में उनका मानना था कि राजा सामान्यतः मंत्रिपरिषद के बहुमत आधार पर कार्य करेगा, किंतु मंत्रिपरिषद की मंत्रणा कार्य सिद्ध कर प्रतीत न होने पर राजा अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। एक दुराचारी, भोग विलास में लिप्त, अयोग्य या अति धार्मिकता के कारण राज्य के हितों की चिंता न करने वाले राजा पर मंत्रिपरिषद के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य के महामंत्री के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया, उससे भी राज व्यवस्था में महामंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका का महत्व नितांत स्पष्ट हो जाता है। राजा तथा मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यावहारिक संचालन के लिए कौटिल्य ने स्पष्ट और निश्चित विचार व्यक्त किए।
कौटिल्य का राज्य बहुत कुछ सीमा तक एक कल्याणकारी राज्य है और संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, आमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य अष्टादश 18 तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ती, सन्निधात्री, प्रवेष्ट्री, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्यांतिक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुरुपाल होते थे। कौटिल्य ने अनेक प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख करते हुए उनके कर्तव्यों की विशद व्याख्या की है। कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने गुप्तचर के रूप में पुरुष तथा महिला दोनों को ही उल्लिखित किया है। इनको साधु, भिक्षुक, ज्योतिषी और अन्य प्रकार के वेशों में विचरण करना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार के व्यापक प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई है और उसे कार्यकुशल बनाने के लिए सुझाव दिया गया है, उससे व्यवहारिक प्रशासक के रूप में उनके ज्ञान और उनकी दूरदर्शिता नितांत स्पष्ट हो जाती है। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझते हैं। उनका मानना था कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय से अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, गांव का बंदोबस्त, ऋण, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान के फौजदारी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालय को कौटिल्य ने कंटक शोधन का नाम दिया था। वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य से कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना था। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, जुलाहे, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा के शोषण तथा धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्ट जनों द्वारा किए गए प्रजा पीड़न के कार्य, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य आदि सम्मिलित थे। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का भी विधिवत विवेचन किया। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामों के मध्य स्थानीय और समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। गांव के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया, जिनमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का निर्णय कर सकते हैं। राजा कौटिल्य के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानते थे, क्योंकि उसके न्यायाधीशों के द्वारा मनमानी किए जाने का डर रहता था। उनके विचार से उच्चतम न्यायालयों में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा 3 आमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय दें। कानून के संबंध में भी कौटिल्य ने निश्चित धारणाएं व्यक्त की। कानून के संबंध में उनके 4 मूल स्रोत थे: धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था का भी विवेचन किया है। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए और न कम। राजा को सोच समझकर उचित दंड की ही व्यवस्था करनी चाहिए। अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की कौटिल्य ने व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार। शारीरिक दंड के अंतर्गत कोड़े मारना, अंग छेदन, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्णों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना तथा भीषण अपराधों के लिए प्राणदंड की व्यवस्था की गई थी। आर्थिक दंड को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया था: प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम साहस दंड की सीमा 48 से 96 पर्ण तक, मध्यम की 200 से 500 पर्ण तक और उत्तम की 500 से 1000 पर्ण तक बताई गई है। इसके अतिरिक्त विविध छोटे छोटे अपराधों के लिए अलग अलग राशि के अर्थदंडों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब तक राज्य पर्याप्त समृद्धशाली नहीं होगा, तब तक उसके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। कौटिल्य ने कोष को राज्य का एक प्रमुख तत्व माना, किंतु कोष वृद्धि के साधनों को अपनाते हुए राजा मनमाने ढंग से जनता का शोषण
नहीं कर सकता। कौटिल्य के अनुसार आय प्राप्ति का प्रमुख साधन कर व्यवस्था है और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक फले फूले। राज्य की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन या आयात पर बहुत ही कम लेकिन सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिकाधिक कर लगाए जाने चाहिए। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन और आयात कर नहीं लगाना चाहिए। कौटिल्य ने खर्च की प्रमुख मदों में राज्य कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, राजा के द्वारा देव तथा पितृ पूजन, दान, शाही महल का व्यय, दूत, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पर्णगृह, चतुरंगनी सेना का व्यय, जीव जंतुओं के संग्रह में व्यय, उद्यान, तालाब, मार्ग आदि के निर्माण का व्यय, जन कल्याण के लिए किए जाने वाले विविध कार्यों का व्यय आदि बताया गया है। राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया गया। कौटिल्य ने राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों के साथ साथ एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने का भी उल्लेख किया है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उन्होंने दो सिद्धांतों का विवेचन किया: पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 लक्षण वाली साणगुणीय नीति। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्वान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु राजा अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहा है। उनकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का अर्थ यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उससे पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के पीछे पाषाणीग्राह, आक्रांदा, पाषाणीग्राहासार और आक्रांदासार 4 राजा होते हैं। पाषाणीग्राह पड़ोसी होने के कारण विजिगीषु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भी राज्य हैं, मध्यम तथा उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। ये बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है, उनके परस्पर न मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। पड़ोसी राज्य और विशेषतः अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने साणगुण्य अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया। पहला, संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को बलशाली बनाना होता है। नंबर 2, विग्रह। विग्रह का अर्थ युद्ध है। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हों और वे अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो। नंबर 3, यान। यान का अभिप्राय होता है वास्तविक आक्रमण। इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। नंबर 4, आसन। जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हों तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। नंबर 5, संश्रय। संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वे अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। नंबर 6, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव की नीति से कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधी भाव नीति अपनानी चाहिए। कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही नीति अपनाई जानी चाहिए। वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड और भेद इस प्रकार के 4 उपायों का विधान किया है। कौटिल्य का मानना है कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर अर्थात साम द्वारा अथवा कुछ सहायता देकर दान द्वारा वश में किया जाना चाहिए। भेद का अर्थ है फूट डालना। कौटिल्य का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं की जा सकती है
के प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सबल राजा को उसके अन्य मित्र राज्यों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए या संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों आमात्य प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी जानी चाहिए, जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जा सकता है। दंड का अर्थ है युद्ध, और कौटिल्य का विचार था कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब अन्य तीन उपाय अर्थात साम, दाम और भेद सार्थक सिद्ध न हो। कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानते हैं और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करते हैं। सेना के ये चार अंग हैं: पैदल, सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ। इन चार बलों में कौटिल्य हस्ती बल अर्थात हाथियों की सेना को बहुत महत्व देते हैं। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक, वैतनिक सैनिक, श्रेणीगत तथा मित्र और कबायली सैनिक हो सकते हैं। उनका मानना था कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य और शूद्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वह सैनिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। युद्ध के प्रकार। कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। प्रकाश या धर्म युद्ध, यह पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। इस युद्ध के कुछ नियम हैं, जैसे रणभूमि में शरण में आए गए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना आदि आदि। दूसरा होता है कूट युद्ध, अर्थात छल कपट, लूट मार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। तीसरा युद्ध का प्रकार होता है तूष्णीम युद्ध। यह निकृष्ट प्रकार का युद्ध है, जिसमें सेनाएं विष सदृश साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विजयाभिलाषी राजा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य का मानना था कि विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति और नीति का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल करने या बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक, धर्म प्रचारक आदि रूपों में हो सकते हैं। कौटिल्य ने दूत के प्रमुख कर्तव्यों में बताया कि दूतों का कर्तव्य यह है कि वो पर राजा को अपने राजा का संदेश दें, संधियों के पालन की व्यवस्था करें, मित्र संग्रह और शत्रु के मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करें, गुप्त रूप से दूसरे राजा की कीर्तियों का ज्ञान करें आदि। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य की भारतीय राजनीतिक चिंतन को अभूतपूर्व देन है। कौटिल्य को भारतीय राजदर्शन का जनक भी कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, किंतु इनकी विचारधाराएं यत्र तत्र बिखरी हुई थीं और इनमें से किसी के द्वारा भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन नहीं किया गया है। कौटिल्य के पूर्व भारत में जो राजनीतिक विचारक हुए वे सभी धर्म प्रधान दृष्टिकोण वाले थे और उनके द्वारा धर्म तथा नैतिकता की पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक विचारों की विवेचना करने का कार्य किया गया था। किंतु कौटिल्य ही प्रथम विचारक हैं जिन्होंने राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की और इस प्रकार राजनीति को वह स्थान प्रदान किया जिसकी वह वस्तुतः अधिकारिणी थी। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे और उन्होंने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत और राजस्व आदि विषयों की जो विशद विवेचना की वह अर्थशास्त्र को एक सर्वांगीण कृति और कौटिल्य को एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। कौटिल्य की विदेश नीति के सिद्धांतों का आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समस्याओं में बहुत अधिक मूल्य है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्हें स्वयं प्रयोग करके देखा। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जब तक राजागण कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे तब तक भारत उन्नति के चरम शिखर पर चढ़ता रहा, किंतु उसके बाद हिंदू साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि के और मौलिक हैं। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य से संबंधित आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि वीडियो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों और राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।